वहाँ की जो आत्माएं हैं, अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो वो सुन सकती है। तो पंकज को लगा कि यार ये इंसान किस बारे में बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो इंसान जो सामने आया था, जो अनजान इंसान था, वो बोलता है कि थोड़ी सी दूर पे एक मॉल है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि कोई हमें सुन नहीं पाएगा। और पंकज के लिए सब कुछ नया था। पंकज अभी भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, यार ये क्या बकवास चल रही है। फिर भी पंकज उस इंसान का पीछा करते करते उस मॉल तक पहुँचते हैं। और उस मॉल में जाके पंकज को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो पंकज को डराने के लिए काफ़ी थी। वो जो इंसान था वो बताना शुरू करता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उस फ्लैट को छोड़ दे, तो मौत के बहुत ज़्यादा करीब है। तो पंकज पूछते कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है ऐसा उस फ्लैट में जिस वजह से आप ये सब कुछ बोल रहे हो। तो वो जो इंसान था वो बताना शुरू करता है कि तुमने कभी ऑब्जर्व करा है कि वहाँ पर इतनी खूबसूरती कैसे उस फ्लैट में। तो पंकज बोलते कि हो सकता है जो लोग पहले रहे हों उन्होंने इस चीज़ को इतना अच्छे से बना के रखा हो फ्लैट को। वो जो इंसान था वो बोलता है यही बात है, वहाँ पर पहले 3 लड़कियाँ रहती थी। एक लैब सेक्रेटरी था उसी हॉस्पिटल में जिसमें तुम काम करते थे, और वो इकलौता इंसान इन तीनों लड़कियों को चला रहा था। मतलब तीनों से उस इंसान का अफेयर था और इन तीनों को नहीं पता था कि ये तीनों उसके साथ हैं। तो जब उन तीनों को पता चला तो सबसे पहले लड़की ने क्या करा, अपनी फ्लैट की छत से वो कूद गई सर के बल, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी लड़की जो लोगों ने बताया कि वो बाहर गई थी, जब वो वापस आई तो उसने कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जो तीसरी लड़की रह गई थी वो स्ट्रांग थी, पर उसे ऐसा लगा कि इन दोनों के कत्ल का इंजाम मेरे ऊपर आ जाएगा, तो उसने भी खुद को फंदे से लटका लिया। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर लोग रेंट पे आए वो आज तक वहाँ पे से जिंदा नहीं गए। तो वो जो अनजान इंसान था वो बोलता है कि तुमने बताया कि तुम्हारे साथ एक और इंसान था रवि नाम का, तो उससे पूछो कि क्या वो सही सलामत अपने वहाँ पे पहुँच गया। तो पंकज वहाँ से उठते हैं और इधर उधर टहलना शुरू करते हैं। रवि को फ़ोन मिलाते हैं तो रवि से पूछना स्टार्ट करते कि भाई तू कैसा है। और रवि यही बोलते कि भाई उस फ्लैट को छोड़ के निकल जा। तुझे पता है अभी 3-4 दिन पहले जब मैं तेरे पास से वापस आ रहा था ना, मेरी इतनी बुरी हालत हुई है कि मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ कि मेरी कभी बस छूट जाए, कभी ट्रेन छूट जाए, और कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ हो गया मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। बड़ी मुश्किल से भाई मैं अपने घर पहुँचाऊँ। और घर पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि मैं वापस तो आऊँगा जॉब पे, लेकिन तेरे पास फ्लैट पे कभी वापस नहीं आऊँगा, तो उस फ्लैट को छोड़ दे। पंकज को अभी भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही हो रहा है, मतलब ये सब क्या बकवास चल रही है। और सच बताऊं तो पंकज की फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पे ख़राब थी। वो इस मूड में नहीं थे कि इन सब चीज़ों को एकदम से क्विट कर दें। उनको ऐसा लग रहा था यार ये चीज़ें बोलने बनाने वाली होती है, ये चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जिस शाम पंकज उस अनजान इंसान से मिल के आए थे, पंकज खुद में सोच रहे थे कि यार क्या सही में फ्लैट में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या जो उस इंसान ने बताया, क्या 3 लड़कियों ने ऐसा करा होगा। ये सोचते सोचते 10:30 बज गए। 11:30-12 बजे पंकज की आंख लगती है और 12:30-1 बजे अचानक से उनकी हल्की सी आंख खुलती है, जैसे आपको महसूस होता है कि कोई आपको सामने से देख रहा है। पंकज ने बताया अक्षय भाई बिलीव मी, मुझे एक वहाँ पर औरत बैठी थी, औरत थी, लड़की थी, मैं ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आँखें जानबूझ के बंद कर ली। और जब मैं अपने मन में भगवान का नाम ले रहा था, मैंने आँखें खोली, वही एंटिटी मेरा सर पकड़ के बैठी थी और मेरे सर पे ऐसे हाथ फिरा रही थी जैसे मुझे पुचकार रही हो। मैं उठा, मैं भाग के सीढ़ियों में बैठा। सीढ़ियों में बैठने के बाद मैं वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वापस आके 1 घंटे बाद मैं बेड पे लेटा और हर सेकंड मुझे स्लीप पैरालिसिस के झटके हो रहे थे। मुझे पल पल ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी छाती पे आके कोई बैठ गया, मेरा गला दबाने की कोशिश हो रही है। और मैं इतना ज़्यादा डरा, सुबह उठ के मैंने अपने भाई को फ़ोन करा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इनके जो बड़े भाई थे वो अपनी जगह के दबंग इंसान थे, उन्होंने फ़ोन पे बोला अरे भाई हम तो इंसानों को दबा ले, तो चीज़ ही क्या है, मैं आता हूँ। इनके जो बड़े भाई थे पंकज से मिलने आते हैं, शाम को पहुँचे और अपने साथ लेके आए गोंद के लड्डू। वो गोंद के लड्डू जो बहुत मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और एक सीज़न पे बनते हैं जो कि सर्दियों का सीज़न होता है, क्योंकि गर्माहट में लोग गोंद के लड्डू बहुत खाते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब पंकज को ये पता चलता है कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लेके आया है जिससे एंटिटी अट्रैक्ट हो सकती है, तो पंकज ने अपने बड़े भाई पे बहुत गुस्सा किया। उस शाम पंकज की नाइट ड्यूटी थी, पंकज को सुबह आना था। वो अपने बड़े भाई को बोलते कि भाई तू रह लेगा ना, मैं सुबह आऊँगा। तो इनके बड़े भाई बड़े कॉन्फिडेंस में बोलते हैं अरे भाई तू इतना सोच क्यों रहा है, तू आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। गोंद के लड्डू का डब्बा सामने रसोई के वहाँ पे रखा हुआ था और इनके भाई आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। पंकज ने बताया कि अक्षय भाई मैं हॉस्पिटल में था, 12:30 बजे अचानक से रात को मेरे पास कॉल आता है मेरे बड़े भाई का। ये फ़ोन उठाते हैं और उस टाइम पे इनके भाई की जो आवाज़ थी कुछ इस तरीके से थी कि भाई कहाँ पर है तू, ये मुझे मार देंगे यार, मुझे सोने नहीं दे रहे, प्लीज़ आ जा। तो उस टाइम पे पंकज ने पूछा कि भाई क्या बात कर रहे है तू, कौन है, कोई घुस गया है क्या कमरे में।
और जो पंकज के बड़े भाई थे वो बोलते पता नहीं यार, दिख नहीं रही कोई चीज़, पर तू आ जा भाई, ये मुझे मार देंगे, मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा ले। पंकज अपने सीनियर के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और पंकज ने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जब मैं अपने फ्लैट पे पहुंचा, उसी फ्लैट पे मेरा भाई एक कोने में कंबल लेके दुबक के बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उससे जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, उसने किचन की तरफ इशारा किया और सारे गोंद के लड्डू इस तरीके से फैले पड़े थे जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर ने डब्बा घेर के उन्हें खाने की कोशिश की है। इनके भाई इतने डरे हुए थे, रात को 1:30-2 बजे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे बाइक की चाबी दे, मैं घर जाना चाहता हूँ। इन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी गोद में सुलाया। सुबह 5-5:30 बजे इनके भाई वहाँ से रफा दफा हो गए। पंकज अभी भी वहीं थे। जब इनके भाई घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पापा को बताया कि पंकज जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इनके पापा एक पंडित जी के पास गए और उस पंडित जी ने अपनी सिद्धि से देखा तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि तुम्हारा बेटा मौत के मुँह में है। अगर तुम्हारा बेटा 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ से नहीं निकला तो तुम्हारा बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा। वो जो एंटिटीज़ है वो उसे लगभग पोजेस कर चुकी है, उसे पता नहीं चल रहा है, पर शरीर में 3 आत्माएं अलग से रह रही हैं। जो पंकज के पापा थे उन्होंने फ़ोन पे पंकज को बोला कि बेटा तू घर आ जा। पंकज ने अपने पापा की बात सुनी, अपने सीनियर से बात करी छुट्टी के लिए, और जब वो रूम बंद करना स्टार्ट करते हैं और अपने फ्लैट को ताला लगाना शुरू करते हैं तो कभी ताला नहीं लगता, कभी ऐसा लगता है अंदर कोई सामान छूट गया। जब अंदर आते हैं तो गैस अपने आप ऑन हो जाती है। ये अपने पापा को फ़ोन करते पंकज और बताते कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, कभी बर्तन गिर जाते, कभी गैस अपने आप ऑन हो जाती, कभी ताला नहीं लगता। तो दोबारा इनके पापा पंडित जी को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ हो रही है चीज़ें। तो पंडित जी ने इतना स्मार्ट मूव खेला, इतनी समझदारी वाली एक चीज़ करी, उन्होंने पंकज के पापा को बोला कि अब आप उसे कॉल मत करना, एक टेक्स्ट मैसेज डालो और एक मिस कॉल मार देना ताकि आपके बेटे का ध्यान टेक्स्ट मैसेज पे जाए, और उस पर लिखना कि बेटा तू हॉस्पिटल जाने का ड्रामा कर और सीधा घर आ जाइए, मतलब एक कॉल का ड्रामा कर, कॉल करने का कि तू हॉस्पिटल जा रहा है। पंकज ने जैसे ही कॉल उठाई, एक फेक कॉल, ऐसे करा कि हाँ मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बस लेट हो गया था। उसी टाइम रूम बिल्कुल शांत हो गया, लॉक अपने आप लग गया और पंकज वहाँ से निकल गए। पंकज वहाँ से बस पकड़ते हैं, सीधा अपने गाँव में आते हैं। अपने घर में कदम रखते ही जैसे ही वो अपने बड़े भाई को देखते हैं, पंकज वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश होने के बाद ऐसा लगता है कि यार चलो होश में आए होंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंकज ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं होश में आया, मैं 2 दिन बाद होश में आया था और मैंने अपनी हालत देखी, मैं अपनी हालत देख के डर गया। मैंने अपने कपड़े फाड़ रखे थे, मेरे सारे शर्ट पैंट ऐसे फटी पड़ी थी और मैंने इधर देखा तो मैंने सारा सामान बिखेर रखा था, मुझे बेड़ियों से बांध रखा था, मेरे पैरों में मोटी मोटी चेन, हाथों में मोटी मोटी चेन थी। 2 दिन बाद मैं उठता हूँ और सीधे ये पूछता हूँ कि मेरा ये हाल किसने करा और हमारे घर का ये हाल किसने करा। उनके बड़े भाई बोलना शुरू करते कि भाई तू ठीक तो है। वहाँ पे जो पंडित बैठे हुए थे वो रेवाड़ी से आए थे, वो पंडित जी चिल्लाते कि अभी भी तुम्हारा भाई नहीं है, ये वो आत्माएं कर रही हैं। बस पंकज ने इतना सुना और वो दोबारा बेहोश हो गए। तीसरी शाम जब वो उठे तो उन्हें बस इतना याद है कि सारा सामान और बुरी तरीके से फैला रखा था उन्होंने। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है। जब 3 दिन बाद उनको बेड़ियों से खोला गया, पंकज ने बताया अक्षय भाई मैं उठा, नहाया धोया और जब मैं अपनी गली में निकला, सारे गली वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टेररिस्ट निकल के आया। इन्होंने पूरे मोहल्ले का डर देखा था। मतलब पिछले 2-3 दिनों में पंकज ने बेहोशी की हालत में ऐसा क्या वहाँ पर किया, क्या वो पोजेस थे, क्या एक्सोर्सिज्म के दौरान ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने बताया कि भाई जिस तरीके से मेरे भाई बताते हैं ना, मैंने बहुत तबाही मचाई है। 3 दिन के बाद मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर नॉर्मल हुआ और अब देखो 2025 चल रहा है। अब जो चीज़ सुनने वाली है, मैंने पंकज को कॉल किया, मैंने पूछा कि भाई हमें जैसा पूछना होता है कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हाइड करनी है, कौन सा नाम, कौन सा गांव। तो उन्होंने बताया भाई हॉस्पिटल का नाम मत लेना और उस लोकेशन का नाम मत लेना। फिर उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है, अभी तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है। मेरी वाइफ बोलती है कि जब आप रात के 12 बजे कभी उठते हो ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल के मेरे को उठाना पड़ता है, तो मैं जब बोलती हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे बात नहीं कर रहे, कोई और ही मुझसे बात कर रहे हैं। पंकज आज तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि वो जो रेवाड़ी वाले पंडित थे उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया था, उन्होंने पंकज को तीसरे दिन जब उनकी आंख खुलती है तो एक बोतल दिखाई और बोतल दिखाने के बाद उनसे पूछा कि तुझे इसमें क्या दिख रहा है। और पंकज ने बोला कि मुझे इसमें 3 कुछ दिख रहे हैं लोग से जो घूर के मुझे देख रहे हैं। वो 3 एंटिटीज़ थी, वही एंटिटीज़ जो तीनों लड़की की थी। और उन पंडित जी ने पंकज के पापा को कहा कि इसे कहीं दफना के आ जाओ। 2014 में वो किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी खेत खलियान में उसे दबा के आ गए
और 2025 में ये सारी चीज़ें पंकज के साथ हो रही है काफ़ी टाइम से। और पंकज ही और मेरी जो कन्वर्सेशन थी उसमें मेरा सबसे पहला और आखिरी सवाल यही था कि भाई क्या वो बोतलें बाहर तो नहीं आ गई है। और पंकज का ये बोलना था भाई मैं अपने पापा के साथ अभी रहता नहीं हूँ, और जब भी पापा से पूछता हूँ कि पापा वो बोतलें कहाँ गड़ी है, पापा को कभी याद ही नहीं आता कि वो बोतलें कहाँ थी। क्योंकि ऑब्वियसली 10-11 साल हो गए हैं, तो एक इंसान जो बुज़ुर्ग हो रहा है तो उसके दिमाग में क्या होगा, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब मैंने ये सोचा कि भाई इनकी मदद करी जाए, तो मैंने इन्हें बोला है भाई कि मैं कोशिश करूंगा आपको किसी से कनेक्ट करवा पाऊँ, और कोशिश रहेगी कि आप ठीक हो जाओ। हालांकि एक जो चीज़ बड़ी अजीब थी कि इनसे बात करते करते अचानक से इनकी आवाज़ जो है वो कटने लग गई और फिर हम आउट ऑफ कनेक्शन हो गए, लेकिन मैं इनसे दोबारा बात करूँगा। लेकिन पंकज ने जो चीज़ें बताई वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। कैसे एक ज़िंदगी उस लेवल पे चली गई जहाँ पर पंडित जी ने बोला था अगर ये नहीं निकलेगा तो बच नहीं पाएगा, और 2025 चल रहा है जहाँ पर अभी भी दिन में तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे कि इनकी वाइफ इन्हें बताती कि रात को पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और ही इंसान से बात कर रही हूँ। तो सोचो परिवार के लिए कितना मुश्किल होता होगा एक साथ ये सब कुछ झेलना। अब मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो ये पता चल जाता है कि भाई आप किसी भी सस्ती जगह को देख के वहाँ रह नहीं सकते। चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी ही ख़राब हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका कोई पास तो नहीं है। लेकिन एक बारी को सोचिए, वो जो इंसान आया था वो सही में किसी भगवान का फरिश्ता तो नहीं था जो पंकज को बता के चला गया कि इस जगह को छोड़ दो। लेकिन पंकज की जो जिद थी वहाँ रहने की, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन उसे किस लेवल तक लेके चली गई कि मतलब आज तक उन्हें इन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। अब इसके बाद हमारी इन वीडियोस को आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से देते रहें। शेयर कर दें इन वीडियोस को उन लोगों तक जो कहीं भी ऐसे ही रूम ले लेते हैं सस्ता देख के।